गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। बिल्कुल बिल्कुल साहिल, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का भी बढ़िया रहा होगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है वापस से। लंबी छुट्टी के बाद मिल रहे हैं हम लोग। वापस से पढ़ाई पर आ जाते हैं। हो गया त्योहार वगैरह सब। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलो बेटा, शुरू करते हैं सेशन। तो लास्ट वीक जो है हमारा टेस्ट का डिस्कशन रह गया था, जो टेस्ट तुम्हारा हुआ था थर्सडे को, जिसमें हम लोगों ने वो मॉरियंस वाले एक तो वो दिए थे तुम्हें, अपना क्वेश्चंस दिए थे, और गुप्ता और पोस्ट गुप्ता के क्वेश्चंस दिए थे। तो वो टेस्ट के क्वेश्चंस को फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद बच्चों। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। वॉइस कम आ रही है। बहुत बढ़िया निकुंज, बहुत बढ़िया। बंधवाए थे राखी, बंधवाए थे बाबू, बंधवाए थे। अब उतार दी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर वॉइस क्लियर है तो रिस्पॉन्ड करो भैया। वॉइस कम तो नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया। शाबाश साहिल। अरे प्रभात बाबू, ठीक है। चलो चलो बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को वॉइस लो आ रही है तो इधर से कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। अपने एंड पर थोड़ा सा चीज ठीक कर लो बेटा। चलो शुरू करते हैं ना। तो भाई टेस्ट का डिस्कशन फटाफट से इसको निपटाएंगे। आज छोटा सेशन होगा, टेस्ट को फटाफट से निपटाएंगे। ऑलरेडी ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, बस एक बार डिस्कस करना है, और कल हमारा फिर जो है आगे का चैप्टर, आगे का सेशन बढ़ेगा। ठीक है। आशुतोष, आशुतोष बेटा, पहली क्लास से भी शुरू कर देना और लाइव भी देखना। ठीक है, लाइव भी देखो और पहली क्लास से भी शुरू करो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। चलो बेटा देखो, जो हमने टेस्ट में क्वेश्चंस दिए थे उनको डिस्कस करते, पर उससे पहले जो लोग अभी भी हमारे एटीएम में हैं, जिनके बेसिक्स कमजोर हैं, सीधे एटीएम ज्वाइन कर लिया। मैं फिर बता रहा हूं, अभी 25 अगस्त तक का ऑफर है। आप लोग फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, CBT 1 और CBT 2 के लिए 499 का भी मिल रहा है। ठीक है, 25 अगस्त तक लास्ट ऑफर है, आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी जिनको जिनको जरूरत नहीं हो बिल्कुल ना करें, जिनको जरूरत नहीं है बिल्कुल ना करें, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जिनको जरूरत है सच में वो ज्वाइन करें। चलो, पहला क्वेश्चन था हमारा टेस्ट में, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर? मौर्य साम्राज्य की राजधानी राजधानी इनमें से कौन सी थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर? जो हमने टेस्ट लिया था लास्ट वीक थर्सडे को, उसी का डिस्कशन हो रहा है। ध्यान से देखो। चलो बेटा, बिल्कुल सभी का जवाब ठीक है, सभी का जवाब ठीक है। यहां पर कैपिटल होगी पाटलिपुत्र। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से इसको, कि भाई मौर्य एम्पायर के टाइम पर पाटलिपुत्र कैपिटल रही है। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश को स्थापित किया था, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था, तब भी कैपिटल पाटलिपुत्र ही थी, है ना भाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ही, यानी 321 BC से, कहीं कहीं पे 322 लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना एंशियंट टाइम में जाएंगे, प्राचीन काल में जाएंगे, एक आधा साल का ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है भाई, थैंक यू पीयूष। अब देखो भाई, चंद्रगुप्त मौर्य जो है 321 BC में रूल करने बैठता है, और उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार आता है, उसके बाद अशोक आता है, उसके बाद दशरथ आता है, उसके बाद कई सारे और रूलर्स आते हैं, और लास्ट में बृहद्रथ आता है। लास्ट रूलर है बृहद्रथ। तो बृहद्रथ मौर्य के टाइम तक भी, याद रखना बच्चों, यानी 185 BC तक भी, या कहीं कहीं पे लिखा है 184 BC, यहां तक भी पाटलिपुत्र यानी आज का पटना ही कैपिटल था। समझ में आ रही भी बात?
पटना यानी पाटलिपुत्र ही कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर की, ये बेटा याद रखना, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर के टाइम में पाटलिपुत्र ही कैपिटल रही है। और पाटलिपुत्र का फायदा ये हुआ कि पाटलिपुत्र गंगा के किनारे, यानी आज का जो पटना है और उस वक्त का पाटलिपुत्र एक ही है, तो गंगा के बैंक पर सिचुएटेड है, गंगा के किनारे सिचुएटेड है, जिसकी वजह से नदी के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा फायदा हुआ। आने जाने का जो रास्ता है वो नदी के थ्रू मिल गया, तो ट्रांसपोर्टेशन में तो फायदा हुआ, यातायात में तो फायदा हुआ ही है। यातायात के अलावा बच्चों, यातायात के अलावा कृषि में भी फायदा हुआ, एग्रीकल्चर में भी फायदा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि गंगा के किनारे वाटर की अवेलेबिलिटी, जल की उपलब्धता हमेशा रही, तो यातायात और कृषि को जबरदस्त फायदा हुआ। या यातायात में साथ में आप शामिल कर सकते हैं ट्रेड, व्यापार को भी काफी फायदा हुआ, क्योंकि नदी के रास्ते व्यापार होता था। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। संदीप क्या बोल रहा है, बेसिक पढ़ाओ सर जी, डायरेक्ट क्वेश्चंस करा रहे हो। संदीप बाबू ये एवरेज बच्चों के लिए है एटीएम बैच, जिनको मास्टर बनना है। अगर बेसिक्स पढ़ना है बेटा तो फिर तुम्हें फाउंडेशन लेना पड़ेगा, यहां बेसिक्स नहीं होता है, ठीक है। और बाकी थ्योरी हमने की है साथ साथ, तो तुमने आज की क्लास ज्वाइन की, मुझे ऐसा लग रहा है, तो तुम्हें थोड़ा सी दिक्कत आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बाकी पाटलिपुत्र की लोकेशन ये है, पाटलिपुत्र की लोकेशन ये है, पाटलिपुत्र यानी आज का पटना, बिहार की कैपिटल, उस वक्त की मगध की कैपिटल। हुज सक्सेसर वाज एम्परर अशोक, भाई किसका सक्सेसर था, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सभी लोग जल्दी से जवाब दो भाई, सभी लोग जल्दी से जवाब दो। साहिल, राजगीर जो राजधानी है वो मौर्यास के टाइम पे नहीं थी, वो तो तुम्हें मालूम है किसके टाइम पर थी, बिंबिसार अजातशत्रु के टाइम पर थी, याद है, हर्यंक वंश के राजाओं के टाइम पर। और हर्यंक वंश के ही राजा, तीसरे राजा उदयन ने राजधानी पाटलिपुत्र कर दी थी, ठीक है। और मौर्यास के टाइम तक, मौर्यास के बाद भी शुंग कण्व जितने भी रूलर्स आए उनके टाइम पर पाटलिपुत्र ही रही, और आज तक पाटलिपुत्र है, ठीक है भाई। चलो बिल्कुल, तो भाई ये बिंदुसार का सक्सेसर है अशोक। तुम सब जानते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, ये फाउंडर था। इसने 321 बीसी से, यानी ईसा पूर्व से 297 बीसी तक शासन किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद, इसके बाद गद्दी पर आया बिंदुसार, है ना भाई। तो बिंदुसार ने रूल किया 297 बीसी से लेकर 273 बीसी तक, यानी जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 साल रूल किया बच्चों, वैसे ही बिंदुसार ने रूल किया 24 इयर्स अपने पिताजी की तरह। और 273 बीसी में जब बिंदुसार की डेथ हुई, तो उसके बाद सुशीम जो है बिंदुसार का बड़ा बेटा, आप ध्यान से देखो, बिंदुसार का बड़ा बेटा जो है सुशीम, बिंदुसार खुद चाहता था कि सुशीम राजा बने, पर सुशीम जो है वो अशोक के द्वारा मारा गया, क्योंकि अशोक ने ये चैलेंज कर दिया कि भाई जरूरी नहीं कि जो बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा, जो केपेबल है, जिसमें क्षमता है, जिसमें एबिलिटी है, वही बनेगा राजा। तो बिंदुसार के बड़े बेटे सुशीम को उसके छोटे बेटे अशोक ने मार दिया, और इनफैक्ट अशोक ने अपने जो और छोटे भाई थे उनको भी मार दिया, यानी टोटल 99 भाइयों को मारकर अशोक जो दूसरे नंबर का था, 99 ब्रदर्स को मारकर, इंक्लूडिंग सुशीम भी उन 99 भाइयों में, उन सबको मारकर, अब 5 साल लगे मारने में, 5 साल तो लगे मारने में, पर फिर अशोक गद्दी पर बैठा 268 बीसी पर। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि 273 बीसी में क्यों गद्दी पर नहीं बैठा, क्योंकि 268 बीसी में बैठा है, 5 साल अपने भाइयों को मारा है, जो भी इसके अगेंस्ट है उन सबको मारा है, तो उसमें टाइम लग गया, और आखिर में अशोक जो है बिंदुसार के बाद अगला रूलर बनता है, जबकि बनना चाहिए था सुशीम को। तो बिंदुसार का सक्सेसर था अशोक। और अशोक, देखो ध्यान से सुनो, एक और चीज बताता हूं, एक्स्ट्रा चीज बताता हूं, बिल्कुल एक और चीज बताता हूं बेटा। अशोक जब था जिंदा, जब रूलर था अशोक, तो अशोक का बेटा था कुणाल। अशोक का बेटा कौन था? कुणाल। तो कुणाल को अगला राजा बनना था, अशोक के बाद अगला राजा कौन बनता? कुणाल। और कुणाल का उस टाइम पे बेटा, यानी अशोक का पोता हो रखा था उस टाइम पे पैदा, उसका नाम था दशरथ।
क्या नाम है? दशरथ। यहां पे लिखा भी है देखो, दशरथ। तो हुआ ये कि अशोक के मरने से पहले किसी बीमारी से कुणाल मर गया। यानी अब अशोक के बाद जो कुणाल को राजा बनना था, तो कुणाल तो चला गया, पर कुणाल का बेटा था। तो जब अशोक मरा तो सीधे अशोक के बाद उसका पोता गद्दी पर बैठा, दशरथ गद्दी पर बैठा। तो याद रखना, चंद्रगुप्त का सक्सेशर, चंद्रगुप्त मौर्य का सक्सेशर बिंदुसार, बिंदुसार का सक्सेशर अशोक, और अशोक का सक्सेशर सीधे के सीधे दशरथ, क्योंकि उसका बेटा कुणाल तो मर गया था। समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये याद रखना बेटा, ये थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और बाकी तुम सब जानते हो अशोक के बारे में, हमने डिटेल में कवर की एक एक चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो डिसाइफर, अच्छा एक चीज और, अशोक के दो नाम तो हम जान ही लेते हैं। अशोक के दो नाम मैंने तुम्हें बताए थे, अगर जल्दी से बता सकते हो तो बताओ, अशोक के दो नाम कौन कौन से थे? अशोक के दो नाम मैंने बताए थे, देवनम प्रिय, देवनम प्रिय, एक तो ये नाम था जो कि संस्कृत में था, संस्कृत में था देवनम प्रिय, और इसका मतलब था देवताओं का प्यारा, देवताओं का प्यारा, है ना, बिलविड ऑफ द गॉड्स, बिलविड ऑफ द गॉड्स, देवताओं का प्यारा। खुद ने बोला ये नाम कि मैं देवताओं का प्यारा हूं, देवता मुझे प्यार करते हैं, है ना, मैं देवनम प्रिय हूं, देवताओं को प्रिय हूं मैं। और दूसरा दूसरा एक नाम था पियदस्सी, है ना, पियदस्सी, पियदस्सी हिंदी में कुछ इस तरह से लिखते हैं पियदस्सी। और पियदस्सी का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, ये प्राकृत लैंग्वेज का शब्द है, पियदस्सी प्राकृत का शब्द है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, उस जमाने में देवनागरी स्क्रिप्ट नहीं थी, ब्राह्मी लिपि थी जिसमें ये सारी लैंग्वेजेस लिखी जाती थी, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा के अंदर पियदस्सी शब्द है, और इसका मतलब है सुंदर चेहरे वाला, अ पर्सन विथ प्लीजिंग अपीयरेंस, सुंदर चेहरे वाला, अ पर्सन विथ प्लीजिंग अपीयरेंस, जो सुंदर दिखता हो, अपने आप को हैंडसम हंक बोल रहा है, सुंदर चेहरे वाला। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि प्राकृत भाषा, ध्यान से देखो बेटा, मैंने बताया था प्राकृत और पाली उस जमाने की दो ऐसी भाषाएं थी जिनमें आम जनता बातचीत करती थी, जैसे आज हम लोग हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं। उस जमाने में, बिल्कुल उस जमाने में प्राकृत और पाली में बातचीत की जाती, और दोनों ही भाषाएं ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। जैसे आज हम जो हिंदी लिखते हैं, आज जो हम संस्कृत लिखते हैं, वो देवनागरी स्क्रिप्ट में है, देवनागरी लिपि में है। उस जमाने की प्राकृत, उस जमाने की पाली, उस जमाने की संस्कृत जो है बच्चों, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, इसलिए थोड़ी अलग लैंग्वेज दिखती है दिखने में। और याद रखना इन दोनों ही, अच्छा ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और उस जमाने में एक स्क्रिप्ट और थी, एक स्क्रिप्ट और थी खरोष्टी, है ना। उस जमाने में हिंदुस्तान में दो लिपियां थी जिनका इस्तेमाल किया जाता था। तो आज जो हमारा इंडिया है वहां पर तो ब्राह्मी लिपि, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले में खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल होता था लिखने के लिए कुछ भी चीज। तो ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिकोड किसने किया? मैंने तुम्हें नाम बताया था, एक ब्रिटिश था, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी स्क्रिप्ट को भी पढ़ा और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को भी पढ़ा, और प्राकृत और पाली लैंग्वेजेस का मतलब निकाला। और खरोष्टी में एक दूसरी लैंग्वेज है, खरोष्टी में एक लैंग्वेज है अरामाइक, अरामाइक, इस लैंग्वेज को भी किसने निकाला पढ़ के? मतलब किसने समझाया? जेम्स प्रिंसेप ने। तो अरामाइक भाषा ये खरोष्टी लिपि की भाषा है, प्राकृत और पाली ये ब्राह्मी लिपि की भाषा है, और उस जमाने में इन्हीं तीन लैंग्वेजेस में और इन्हीं दो स्क्रिप्ट में सब कुछ लिखा जाता था। तो ये सब किसने डिकोड किया? जेम्स प्रिंसेप ने। हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये। बाकी तुम ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, हु डिसाइफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट दैट वर यूज्ड फॉर अर्लियर इंस्क्रिप्शंस? भाई किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को समझा जिसका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था? भाई पहले के जो शिलालेख हैं, चट्टानों पर लिखे गए लेख हैं, उनमें प्राकृत और पाली इस्तेमाल की जाती थी, जिसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, फिर खरोष्टी स्क्रिप्ट को लिखा जाता था, है ना, अरामाइक लैंग्वेज के साथ। तो किसने ये सब डिकोड किया? जल्दी से जवाब दो, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जल्दी से जवाब दो। बिल्कुल जेम्स प्रिंसेप, बहुत बढ़िया। अभी पढ़ा है हम लोगों ने, ब्रिटिश
ब्रिटिश जो है हिस्टोरियन था, ब्रिटिश इतिहासकार था जेम्स प्रिंसेप। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय मेगास्थनीज? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। भाई बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है? जल्दी जवाब दो। इंडिका, बहुत बढ़िया, इंडिका। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था मेगास्थनीज कौन था। मैंने तुम्हें बताया था कि ग्रीक राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ग्रीक राजा सेल्यूकस निकेटर, ग्रीक राजा सेल्यूकस निकेटर, ध्यान से देखो, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये। सेल्यूकस निकेटर यानी ग्रीक राजा, उसका राजदूत था, उसका एम्बेसडर था, एम्बेसडर था, उसका राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ताकि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच के जो रिश्ते हैं वो बढ़िया रहें। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेवा के लिए भेजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, 7 साल के आसपास ये रुका। ऐसा माना जाता है कि 7 साल ये रहा, या कहीं कहीं पे लिखा हुआ है 12-13 साल रहा, पर ठीक है, मतलब कई साल ये रहा। और इसने यहां रहते हुए एक किताब लिखी मौर्यन एम्पायर के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। उस किताब का नाम है इंडिका। इंडिका, तो ये जो इंडिका किताब है ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन यानी मौर्यों के प्रशासन के बारे में, ध्यान से देखो भाई, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन यानी मौर्याज के प्रशासन के बारे में, स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का। तो मौर्याज के प्रशासन, उनकी इकोनॉमी यानी उनकी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में भी विशेष रूप से ट्रेड यानी व्यापार के बारे में, ट्रेड मतलब व्यापार के बारे में। उसके अलावा इनकी मिलिट्री के बारे में भी, यानी सेना के बारे में भी काफी कुछ बताया। यानी इंडिका किताब में मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी कुछ बता दिया गया है, सीधी बात है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और उसके सारे अदर पहलुओं, अदर एस्पेक्ट्स को जानना है तो इंडिका नाम की किताब किसने लिखी है बच्चों? इंडिका नाम की किताब लिखी है मेगास्थनीज ने, जो कि सेल्यूकस निकेटर, जो कि एक ग्रीक राजा था, उसका राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, इसने इंडिका नाम की किताब लिखी है। बाकी हर्षचरित, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, हर्षचरित किसने लिखी है? हर्षचरित लिखी है हर्षवर्धन। गुप्त एम्पायर के बाद जो हर्षवर्धन आया था, हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 ईस्वी तक, एडी तक उत्तर भारत पर शासन करता है, पूरे नॉर्थ इंडिया पर शासन करता है। यानी गुप्त एम्पायर के बाद पूरे उत्तर भारत पर किसका शासन रहा? हर्षवर्धन का रहा। हर्षवर्धन का उत्तर भारत पर इसने शासन किया कन्नौज से, उत्तर भारत पर शासन किया है इसने, कहां से? कन्नौज से, कन्नौज से। और तुम सब जानते हो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति डायनेस्टी का रूलर था, पुष्यभूति वंश का राजा था, पुष्यभूति वंश का तीसरा राजा था जो काम का है। वैसे तो वंश तो चलता ही आता है, पर पुष्यभूति वंश का तीसरा इंपॉर्टेंट रूलर था हर्षवर्धन। ठीक है, तो इसने इसके दरबार में बाण भट्ट, एक दरबारी कवि था बाण भट्ट, तो बाण भट्ट ने, दरबारी कवि बाण भट्ट ने हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी है, उसके बारे में उसकी जीवनी लिखी है, और इसका नाम है हर्षचरित। बाण भट्ट ने एक किताब और लिखी है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, कादम्बरी नाम की किताब एक और लिखी है ये बाण भट्ट ने। ठीक है, बाकी मालविका अग्निमित्रम लिखी है बच्चों कालिदास ने। जब मौर्याज का वंश खत्म होता है, जब बृहद्रथ जो लास्ट रूलर था मौर्याज में, जब उसकी हत्या हुई, उसी के आर्मी जनरल ने, उसी के कमांडर इन चीफ ने, उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया बृहद्रथ को, तो शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश की स्थापना की। उसी पुष्यमित्र
उसी पुष्यमित्र का वंशज है अग्निमित्र। तो अग्निमित्र का मालविका के साथ जो प्रेम है उसकी कहानी लिखी है कालिदास ने। तो पुष्यमित्र शुंग यानी मौर्यास के बाद जो वंश आया शुंग वंश, उसी में एक राजा हुआ अग्निमित्र, और अग्निमित्र का पूरा एक अफेयर था मालविका के साथ। मालविका उस जमाने में एक दरबारी नर्तिका हुआ करती थी, ठीक है, दरबारी नर्तिका यानी डांसर हुआ करती थी, उसके साथ अग्निमित्र का यहाँ पर भैया अफेयर चल रहा है। उसके बारे में कालिदास ने किताब लिख दी, मालविका अग्निमित्रम। बाकी ये एक हिंदू धर्म का पवित्र टेक्स्ट है, पवित्र किताब है, ठीक है। तो आंसर हो गया इंडिका, आंसर हो गया इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। द लौरिया नंदनगढ़ पिलर इज लोकेटेड इन, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। मैंने तुम्हें बताया था कि अशोक ने अपने बारे में या अपने साम्राज्य के बारे में बताने के लिए इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, अभिलेख लिखवाए थे। इंस्क्रिप्शंस यानी कि अभिलेख लिखवाए थे, और अभिलेख उसने लिखवाए चट्टानों पे। तो अगर चट्टानों पर कोई इंस्क्रिप्शन होता है तो उसे शिलालेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिलालेख। यानी चट्टान पर है तो उसे क्या बोल देंगे? रॉक इंस्क्रिप्शन, यानी शिलालेख, शिला पर लिखा गया लेख, चट्टान पर लिखा गया लेख। तो रॉक इंस्क्रिप्शन अशोक ने काफी लिखवाए। मैंने जैसे आपको बताया था कि उसके 3 तरह के इंस्क्रिप्शंस थे। जैसे बड़ी चट्टानों पर तो जो थे उन्हें बोलते हैं मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन, मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन, है ना भाई। बड़ी चट्टानों पर मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन, ये नंबर में 14 थे। बाकी जो छोटी चट्टानों पर लिखवाए वो माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन यानी लघु शिलालेख, माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन यानी लघु शिलालेख। तो ये बच्चों ये करीबन 22 थे। और इसने फिर पिलर इंस्क्रिप्शंस लिखवाए यानी स्तंभ पत्थर के बनवाए, और उन पत्थर के स्तंभों पर पिलर इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, यानी पिलर्स पर इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, लेख लिखवाए। ये करीबन 7 थे। उन 7 में से एक है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़। और ये लौरिया नंदनगढ़ भैया यहां पर है बिहार के चंपारण में। ये है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़। यह है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ यह है बिहार के चंपारण में। कहां पर है बच्चों? चंपारण में। आज भी है ये पिलर, देख सकते हो आप, जाके गूगल वगैरह पे इमेज चेक कर लेना। चंपारण में है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, अशोक का स्तंभ है, ठीक है। चलो, तो आंसर हो गया कहां पर है ये? चंपारण में है, चंपारण, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो अशोक के 7 स्तंभ अभिलेख हैं, जो अशोक के 7 स्तंभ अभिलेख हैं, उसी में से एक है लौरिया नंदनगढ़, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द फेमस कलिंग वॉर सेंट एम्परर अशोक टू लीव द वॉर एंड इंस्पायर्ड हिम टू अडॉप्ट बुद्धिज्म व्हेन दिस वॉर वाज फॉट इन ओडिशा। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने के लिए प्रेरित किया और उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। जब यह युद्ध ओडिशा में लड़ा गया था, वो समय कौन सा है? वो कौन सा ईयर है? वो कौन सा ईयर है जिसमें यह युद्ध लड़ा गया? जल्दी से बताओ बेटा। देखो यहां कंफ्यूजन होती है सभी को, क्योंकि यहां 3 ईयर है जिनके साथ कंफ्यूजन हो सकती है, ए बी सी। पर मैं आपको बता दूं आंसर होगा ए, आंसर होगा ए, क्योंकि अशोक गद्दी पर बैठा है 268 बीसीई में। कब बैठा है? 268 बीसीई में। और ऐसा माना जाता है कि उसने अपने गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष में गद्दी के बैठने के बाद 8वें वर्ष में उसने युद्ध लड़ा है, कलिंग युद्ध लड़ा है। तो 8वां वर्ष कब हुआ बच्चों? 8वां वर्ष हुआ भाई 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 261। तो आठवां साल क्या हुआ? 261 बीसी। तो भैया 261 बीसी में इसने कलिंग युद्ध लड़ाया। और मैंने तुम्हें बताया था कलिंग का जो युद्ध हुआ, यानी मॉडर्न डे ओडिशा की बात हो रही है, ओडिशा में यानी कलिंग में जो युद्ध हुआ, तो कलिंग का राजा कौन था? तुम सबको मालूम है, मैंने नाम बताया है, राजा अनंत पद्मनाभ। ये नाम याद रखना है, राजा अनंत पद्मनाभ। ये किसी बुक में ऐसे खास तौर पे नहीं दे रखा, ये पता करके तुम्हें पता चल रहा है। अनंत पद्मनाभ के साथ युद्ध हुआ। राजा अनंत पद्मनाभ को अशोक ने बुरी तरीके से हरा दिया, मरवा दिया,
और कलिंग के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया। पर कलिंग पर जो उसने अटैक किया उसकी वजह से लाखों लोग मारे गए, कई सारे शहर डिस्ट्रॉय हो गए। और इसकी वजह से, ध्यान से देखो बिल्कुल, इसकी वजह से क्या हुआ, जब अशोक ने शाम को देखा युद्ध के बाद तो सब जगह ब्लड शेड था, खून ही खून था। और इसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा घबराहट हुई और उसको लगा मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, लाखों लोगों को मार दिया, अब मुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। और पश्चाताप करने के लिए उसने बुद्धिज्म को अपना लिया। और बुद्धिज्म भी किसके अंडर अपनाया, कौन से साधु के, कौन से मंक के अंडर, जिस मंक के अंडर, जिस साधु के अंडर उसने अपनाया बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को, वो था उपगुप्त। उपगुप्त के अंडर उसने बुद्धिज्म को अपनाया। और जो इसका पुराना नाम था, जो इसकी क्रूअल्टी की वजह से, जो इसकी क्रूरता की वजह से इसका नाम पड़ा था चांडा अशोक। क्या नाम पड़ा था इसका, चांडा अशोक, क्योंकि ये अपने दुश्मनों को बुरी तरीके से तड़पा तड़पा के मारता था, तो इसका नाम पड़ गया था चांडा अशोक। जनता ही बोलती थी इसकी चांडा अशोक। पर अब क्योंकि बुद्धिज्म अपना लिया है, हिंसा छोड़ दी है, अच्छा आदमी बन गया है, तो इसे बोला जाने लगा धर्म अशोक। क्या बोला जाने लगा बच्चों, धर्म अशोक। ठीक है, धर्म अशोक। तो याद रखना 261 बीसी में ये कलिंग युद्ध हुआ था। और ये इसका जिक्र कहां मिलता है, अशोक का जो मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन है, 13वां मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन, मैंने तुम्हें बताया 14 है टोटल, तो जो मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन हैं 14, उनमें से बच्चों जो 13वां जो मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन है जो हमें मिला है धौली हिल से, धौली पहाड़ियों से, उड़ीसा में धौली पहाड़ियां हैं, वहां से जो ये 13वां इंस्क्रिप्शन मिला है, तो धौली पहाड़ियों से, ठीक है, 13th मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन धौली पहाड़ियों से मिला है। इसमें कलिंग युद्ध का जिक्र है और कैसे इसने कलिंग पर विजय पाई वो भी लिखा हुआ है। कलिंग युद्ध का विवरण है ये 13वें मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन में जो धौली हिल से मिला है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सारा का सारा कंटेंट यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ विच किंग इज द सब्जेक्ट ऑफ ड्रामा मुद्रा राक्षस। ध्यान से देखो भाई, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि मुद्रा राक्षस जो प्ले लिखा गया है वो किस राजा से रिलेटेड है। सभी लोग जवाब दो भैया। बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य। और मैंने तुम्हें बताया था कि चंद्रगुप्त टू, भाई गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त टू का एक दरबारी कवि था, उसका नाम था विशाख दत्त। क्या नाम था बच्चों, विशाख दत्त। तो विशाख दत्त ने यह किताब लिखी है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस नाम की किताब लिखी है विशाख दत्त ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के तो 700-800 साल बाद एक रूलर हो रहा है गुप्त डायनेस्टी में, गुप्त वंश में, चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त का बेटा है चंद्रगुप्त टू। तो इसके दरबार में कवि है विशाख दत्त, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के 700-800 साल बाद एक विशाख दत्त नाम का राइटर जो है मुद्रा राक्षस नाम की किताब लिख रहा है। और इस मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य और उनके सबसे बड़े दुश्मन, his biggest enemy, उसका नाम था अमात्य राक्षस। अमात्य का मतलब है मंत्री, अमात्य राक्षस। याद रखो, मुद्रा राक्षस नाम की किताब में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके सबसे बड़े दुश्मन अमात्य राक्षस के बीच की दुश्मनी है, एनिमिटी है। दुश्मनी को एक्सप्लेन किया गया है, एनिमिटी को, दुश्मनी को एक्सप्लेन किया गया, शत्रुता को एक्सप्लेन किया गया है, दुश्मनी को यानी शत्रुता को एक्सप्लेन किया गया है बच्चों। ठीक है, तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य और सबसे बड़ा उसका दुश्मन था धनानंद का प्राइम मिनिस्टर। ये अमात्य राक्षस कौन है, अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा तो ऐसे आएगा। धनानंद जो था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका, नंद वंश का राजा था धनानंद, जिससे जनता बहुत परेशान थी। तो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को उखाड़ फेंका और उसके अमात्य राक्षस नाम के मंत्री की ऐसी तैसी कर दी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके बाद वो गद्दी पर बैठा था। तो याद रखना, धनानंद को कौन चढ़ाए रखता था, उसका प्रधानमंत्री राक्षस, नाम ही साले का राक्षस है। ठीक है, नाम क्या है उसका, राक्षस। तो धनानंद का प्रधानमंत्री अमात्य राक्षस, अमात्य मतलब मंत्री या प्रधानमंत्री, राक्षस उसका नाम है, यही चढ़ाए रखता था। महाराज आप बहुत बढ़िया आदमी हो, महाराज आपसे बढ़िया तो राजा नहीं, महाराज आपसे तो जनता बहुत खुश है, महाराज आप नहीं होगे तो मगध का क्या होगा। ठीक है, आप नहीं होगे तो मगध का बहुत बढ़िया होगा,
तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी ऐसी तैसी की चाणक्य की हेल्प से और गद्दी पर बैठ गया। तो विशाख दत्त ने इसी राक्षस और चंद्रगुप्त मौर्य के जो दुश्मनी उसकी कहानी लिखी है मुद्रा राक्षस में, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी एंडेड द मौर्यन डायनेस्टी। मैंने तुम्हें बताया था शुंग डायनेस्टी का एक राजा यानी एक बंदा है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग जो है, पुष्यमित्र शुंग, इसी ने बृहद्रथ मौर्य को मारा है। बृहद्रथ मौर्य, मौर्य वंश का आखिरी राजा कौन था? बृहद्रथ मौर्य। इसको मारा है पुष्यमित्र शुंग ने। ये बृहद्रथ मौर्य जो है ये आर्मी जनरल था, आर्मी का कमांडर इन चीफ है। कमांडर इन चीफ का मतलब है सेनापति, मुख्य सेनापति, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, आर्मी का कमांडर इन चीफ था। बृहद्रथ मौर्य अपना वो आर्मी का गार्ड ऑफ ऑनर होता है ना, गार्ड ऑफ ऑनर, जब मोदी जी किसी देश में जाते हैं तो उस देश की जो सेना है उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देती है, तो वही गार्ड ऑफ ऑनर चेक कर रहा था बृहद्रथ मौर्य। उस टाइम पे ये पुष्यमित्र शुंग जो कि इसका सेनापति था, इसने उसकी गर्दन उड़ा दी बृहद्रथ मौर्य की। और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया, शुंग वंश की स्थापना की। और इसने जैसा किया वैसा ही इसके साथ हुआ। शुंग वंश का आखिरी राजा था देवभूति। भाई देवभूति जो है लास्ट रूलर था इस शुंग वंश का। जैसे शुंग वंश ने शासन किया 185 से 75 बीसी तक, 185 से 75 बीसी तक शुंग वंश ने शासन किया, 185 से 75 बीसी तक। लास्ट रूलर था देवभूति। देवभूति का आर्मी जनरल या आर्मी कमांडर इन चीफ था वासुदेव कण्व। तो वासुदेव कण्व ने भी वही किया जो इसने किया था पुष्यमित्र शुंग ने। भाई तुम्हारा किया हुआ तुम्हारे आगे की जनरेशन पे आएगा। पुष्यमित्र शुंग ने राजा को मार के गद्दी हासिल की, तो इसके वंशज देवभूति के साथ भी वही हुआ। देवभूति के आर्मी जनरल वासुदेव कण्व ने देवभूति को मार के कण्व वंश की स्थापना की। मगध पर फिर किसका आ गया शुंग के बाद? कण्व वंश, ठीक है। चलो इस तरीके से ये पूरा का पूरा खेल हुआ है, तो शुंग डायनेस्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज रेन डिड द फेमस चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग कम टू इंडिया। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, 606 से 647। पुष्यभूति वंश का राजा हर्षवर्धन है। तो हर्षवर्धन के ही टाइम पे यानी 629 से 645 एडी तक ह्वेनसांग जो है इंडिया में रहा, ठीक है भाई। ह्वेनसांग जो है वो इंडिया में रहा, भारत में रहा 629 से 645 तक, जब तक हर्षवर्धन का शासन रहा। और ये कई सालों तक नालंदा विश्वविद्यालय में भी रहा। बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ना, जिसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, 3 महीने तक जिसकी लाइब्रेरी जलती रही, तो नालंदा यूनिवर्सिटी में भी रहा ये, और यहां से कई सारी किताबें लेके गया। तो यहां से ये कई सारे बौद्ध किताबें यानी बौद्ध धर्म की किताबें लेके गया, बुद्धिज्म की किताबें लेके गया, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ लेके गया ट्रांसलेशन के लिए, उनका ट्रांसलेशन करने के लिए बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ लेके गया यहां से ये, ठीक है। तो ये याद रखना भाई। तो ये ह्वेनसांग किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। और चंद्रगुप्त टू के टाइम पर पहला चीनी यात्री आया था फाहियान। तुम लोगों ने सुना होगा फाहियान आया था 399 एडी में और गया था 412 एडी में। यह आया था चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त टू के टाइम पर, ठीक है भाई। फाहियान पहला चीनी बौद्ध यात्री, ये फाहियान था। बाद में आया ह्वेनसांग, तो काफी बाद में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियड हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भाई अगर भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसी काल को कहा जाएगा स्वर्ण युग, तो बेटा देखो भाई
नहीं साहिल राज, हम कभी बिहार आए नहीं। ध्यान से देखो, बिल्कुल गुप्त पीरियड, गुप्त पीरियड जो है वो है गोल्डन पीरियड इंडियन हिस्ट्री का। गोल्डन पीरियड इसलिए क्योंकि इस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन जबरदस्त था, है ना, भारत में प्रशासन जबरदस्त था गुप्त राजाओं का। इस टाइम पे अर्थव्यवस्था भी ठीक थी, है ना, इकोनॉमी के फील्ड में भी, अर्थव्यवस्था के फील्ड में भी बढ़िया काम हुआ। हालांकि बाद में धीरे धीरे खराब होती चली गई, पर शुरुआत में तो बढ़िया थी। उसके बाद यहां पर जो है साइंस एंड टेक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, नहीं नहीं नहीं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी नहीं, साइंस एंड टेक यानी कि इसका मतलब है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें भी काफी कुछ खतरनाक काम हुए, कई सारे इन्वेंशंस, कई सारी डिस्कवरीज हुई हैं। उसके बाद, उसके बाद देखो इसमें रिलीजन के फील्ड में भी बढ़िया कुछ चीजें हुई हैं, धर्म के क्षेत्र में। उसके अलावा यहां पर आर्ट और लिटरेचर का तो पूछो ही मत, आर्ट और लिटरेचर का तो सबसे गोल्डन पीरियड था ये, यानी कला और साहित्य का तो सबसे खास समय था ये। इससे बढ़िया समय पूरे भारतीय इतिहास में नहीं आया। कला और साहित्य, इतना कुछ लिखा गया, इतना कुछ बनाया गया कला और साहित्य के लिए, तो ये सारे फील्ड में बहुत जबरदस्त काम हुआ। इसलिए गुप्ता पीरियड को क्या बोलते हैं, गोल्डन एज बोलते हैं, स्वर्णिम युग बोलते हैं भारतीय इतिहास का। ठीक है बच्चों। और हु असेंडेड द गुप्ता थ्रोन आफ्टर चंद्रगुप्त फर्स्ट, मैंने तुम सबको बताया था समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वो गुप्त साम्राज्य का सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूलर है, फर्स्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। और मैंने तुम्हें बताया था कि इसने टाइटल अज्यूम किया था, इसने टाइटल लिया था महाराज अधिराज का। ऐसा टाइटल लेने वाला ये पहला राजा बना हिंदुस्तान का, महाराज अधिराज। इसका मतलब होता है बच्चों महाराजाओं का भी राजा, महाराजाओं का भी राजा। बाकी एक चीज याद रखना कि समुद्रगुप्त इसी का बेटा था, समुद्रगुप्त इसी का बेटा था। बाकी इसने तो रूल किया, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने तो रूल किया 319 से 335 एडी के बीच में। 335 एडी में समुद्रगुप्त आ गया, 335 एडी से 375 एडी, 40 साल रूल किया और बहुत जबरदस्त रूल किया बच्चों, बहुत जबरदस्त रूल किया। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसे इंडियन नेपोलियन का टैग दिया गया है, इंडियन नेपोलियन। जैसे फ्रेंच आर्मी का जनरल था नेपोलियन बोनापार्ट, आपने सुना होगा, इंडियन नेपोलियन यानी नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रेंच जनरल था, फ्रेंच आर्मी का जनरल था आज से 200-250 साल पहले। तो नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ब्रेव था और उसकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत जबरदस्त थी। वैसे ही कंपैरिजन किया है कि समुद्रगुप्त भी बहुत ज्यादा ब्रेव था, बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी बढ़िया थी इसकी। पर नेपोलियन के साथ इसका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेपोलियन अपना एक बैटल, लास्ट बैटल वाटरलू का बैटल हार गया था 1815 में, जबकि समुद्रगुप्त कभी भी कोई बैटल नहीं हारा। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखो। हाँ, तो समुद्रगुप्त कभी भी कोई बैटल नहीं हारा था, तो नेपोलियन के साथ तो कंपैरिजन बनता ही नहीं। और नेपोलियन साला 200 साल पहले था, हमारा समुद्रगुप्त तो आज से 1600 से 1700 साल पहले था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के साथ तो कोई कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए नेपोलियन का। और जिस घटिया आदमी ने कंपैरिजन किया है वो एक ब्रिटिश है, उसका नाम है V.A. स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ। इसने अपनी किताब लिखी है 1900 के आसपास, इसने किताब लिखी है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्राचीन इतिहास। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की अपनी किताब में इस घटिया आदमी ने नेपोलियन को ज्यादा तवज्जो दी और हमारे समुद्रगुप्त को उसके साथ कंपेयर कर दिया, जबकि समुद्रगुप्त और नेपोलियन का कोई कंपैरिजन नहीं। हमारा समुद्रगुप्त बहुत ज्यादा ऊंचे स्थान पर है नेपोलियन के कंपैरिजन में। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस बुक में, अब आ गया फैक्ट तो तुम्हें याद तो करना पड़ेगा। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की किताब में V.A. स्मिथ ने हमारे समुद्रगुप्त को बोला है इंडियन नेपोलियन। बाकी समुद्रगुप्त को कविराज का टाइटल दिया गया, कविराज
यानी कवियों में राजा, क्योंकि बहुत सारे बढ़िया पोएम्स इसने लिखी हैं, तो ये पोएट भी था, बढ़िया पोएट था, इसलिए इसको कविराज का टाइटल मिला। ठीक है भाई। बाकी म्यूजिशियन भी था, ये संगीतज्ञ भी था। म्यूजिशियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो सोने के सिक्के हैं उस पर ये वीणा बजाते हुए दिख रहा है, वीणा प्ले करते हुए दिख रहा है, तो वीणा प्लेयर के तौर पे अपने आप की इसने इमेज छपवाई है सिक्कों पर। इसका मतलब है कि ये म्यूजिशियन भी था। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त एक रूलर था गुप्त साम्राज्य का। और इसके बारे में इसने जितने भी युद्ध लड़े, कभी कभी ये कुछ हारा नहीं। तो इसके बारे में इसी के दरबारी कवि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति पिलर इंस्क्रिप्शन इलाहाबाद पिलर पे लिखवाया संस्कृत में। ठीक है, हम इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं अभी यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। तुम सब जानते हो कि प्रयाग प्रशस्ति पिलर इंस्क्रिप्शन इलाहाबाद के किले में, इलाहाबाद पिलर पर, इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के जितने भी मिलिट्री कैंपेन्स, जो सैन्य अभियान रहे, उनके बारे में बहुत बढ़िया जानकारी देता है। और प्रयाग प्रशस्ति पिलर इंस्क्रिप्शन को, इस अभिलेख को इसी के दरबारी कवि हरिशेन ने संस्कृत भाषा में लिखवाया है, संस्कृत भाषा में लिखवाया है। एक चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा यहाँ पर कि उस इलाहाबाद पिलर को लगवाया था अशोक ने, उसको बनवाया था अशोक ने। अशोक के बारे में भी उस पर कुछ लिखा हुआ है। और अशोक के बाद उस पर समुद्रगुप्त, उसके अलावा जहांगीर और उसके अलावा बीरबल मेंशन है। यानी 4 लोग इलाहाबाद पिलर पर मेंशन है। सबसे पहले अशोक, फिर समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का तो प्रयाग प्रशस्ति पिलर इंस्क्रिप्शन है, और जहांगीर और बीरबल भी वहां पर मेंशनड है। तो याद रखना है बच्चों ये, ठीक है। और बाकी ये देखो, ये है वो इलाहाबाद पिलर यहाँ पर इलाहाबाद में, यानी आज के प्रयागराज में। तो इलाहाबाद पिलर इलाहाबाद के किले में है, यमुना के किनारे, गंगा यमुना का जहाँ संगम है, जहाँ पे यमुना बह रही है एग्जैक्टली, तो वहाँ इलाहाबाद का किला है, इलाहाबाद फोर्ट है, जिसे अकबर किला भी बोलते हैं, उसी के बीचों बीच है इलाहाबाद पिलर। और इलाहाबाद फोर्ट में आज के टाइम में इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है, आपका जाना वहां पर अलाउड नहीं है। हु वॉज हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट? भैया हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तुम सब जानते हो, बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित, हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी है, हर्षचरित, और कादंबरी नाम की किताब लिखी है। ठीक है। बाकी तुम सब जानते हो कि जयदेव जो है ये उड़ीसा के गजपति राजाओं का दरबारी कवि था। उड़ीसा के जो गजपति शासक थे, जो गजपति रूलर थे, उनका दरबारी कवि था जयदेव। इसने एक किताब लिखी है गीत गोविंद, है ना भाई। कृष्ण भगवान और राधा जी के प्रेम कहानी को इन्होंने लिखा है, गीत गोविंद, है ना, गीत गोविंद इन्होंने ही लिखी है। बाकी ये 12वीं शताब्दी में थे। कब थे? 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में थे। और उसके बाद ये जो चंद बरदाई है, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जो कि लास्ट हिंदू रूलर थे हमारे हिंदुस्तान के, दिल्ली के, पृथ्वीराज चौहान 3, जिनको मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में हरा दिया और अल्टीमेटली मार दिया। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान थर्ड मोहम्मद गौरी के साथ 1192 के बैटल ऑफ तराइन में हार गए और फिर ये वहां पर मारे गए। और उसके अलावा पूरी कहानी में डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम सब मूवीज वगैरह और उन सब के बारे में जान के आ चुके हो ऑलरेडी। तो चांद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और बचपन के मित्र थे। तो चांद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखी है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। जैसे अपना बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी है हर्षवर्धन के बारे में, वैसे ही पृथ्वीराज रासो चांद बरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनकी पूरी जीवनी। और बिल्हण जो है, बिल्हण, ये कश्मीरी कवि थे 11वीं शताब्दी के, कश्मीरी कवि थे 11वीं शताब्दी के। ठीक है बच्चों, 11वीं शताब्दी के। और इन्होंने एक किताब लिखी है, इन्होंने किताब लिखी है चौर पंचाशिका, चौर पंचाशिका, है ना, चौर पंचाशिका, यानी एक चोर की प्रेम कहानी लिखी है, चौर पंचाशिका। याद रखना, कश्मीरी कवि थे बिल्हण। ठीक है, चौर पंचाशिका यानी एक चोर की प्रेम कहानी इन्होंने लिखी। तो आंसर है बाणभट्ट, बाणभट्ट आंसर है, हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट। चलो बेटा, यहां पर हमारा ये काम जो है लगभग जो है खत्म हो गया है। तो जिसको भी फाउंडेशन पढ़ना है, जिसको भी बेसिक से एडवांस पढ़ना है, तो वो ये कोर्स ले सकता है। 25 अगस्त तक का ऑफर है बच्चों। तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। और बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो भी हमारे फाउंडेशन वाले हैं 7:15 पर मिलते हैं, 7:15 पर।
ठीक है, 7:15 पे मिलते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्लास को स्टार्ट करने में, जो भी फाउंडेशन वाले हैं। चलो, चंद्रगुप्त टू के बाद कुमारगुप्त बैठा था, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, चलो, बिल्कुल बिल्कुल ऐशिक 7:15 पे मिलना बच्चों, सभी लोग फाउंडेशन बैच में।